Hello everyone, let's start today's topic that is functions of management. 12 मार्क्स का चैप्टर है, 3 मार्क्स ऑप्शन को 15 मार्क्स ऑप्शन के साथ में आते हैं. दैट्स मैनेजमेंट. होता है मैनेजमेंट, ये होता है कि अगर किसी कंपनी में कोई मैनेजर है वो कैसे जॉब रोल्स को आइडेंटिफाई करके उनको सही प्लेस पर रखता है एंड कैसे अपने एम्प्लॉय को काम करवा के लेता है. ये हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब आते हैं हम फंक्शन. फंक्शंस होते कितने हैं. तो ये चैप्टर तो ये पार्ट्स है, बहुत 6 पार्ट्स. मैनेजमेंट को एज अ मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो इसको 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया. पहला है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग, फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन एंड सिक्स्थ इज कंट्रोल. ये 6 पार्ट पे ही पूरा चैप्टर्स है, लेकिन हर पार्ट का एक अपना इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि वो कैसे किस जगह पे सुटेबल होता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्लानिंग एंड डिफाइन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. वो प्लानिंग होता है क्या. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब चलता है तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर कल अगर आप बिजनेस कर रहे हो या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब मान लीजिए हम लोग को स्नैक्स कॉर्नर का एग्जाम्पल ले रहे हैं. स्नैक्स कॉर्नर इन द सेंस, जैसे अगर आपको कोई बिजनेस करना हो तो आपने डिसाइड किया कि सर स्नैक्स कॉर्नर करते हैं. मैं भी डिसाइड करूँगा, मैं सोच रहा हूँ आज के डेट में सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो चीजें हैं वो स्नैक्स कॉर्नर सर. तो स्नैक्स कॉर्नर का बिजनेस टाइम आज के टाइम में थोड़ा पीक पे चल रहा है. तो अब इसमें मेरे कोई इलाका है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मान लीजिए मैं दीवा में रहता हूँ. अब मैं दीवा में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे मोमोज बहुत अच्छे से नहीं मिलते. मतलब मिल जाते हैं वो काम चलाओ खा रहे हैं, लेकिन एक्रेड मोमोज, ऐसे मोमोज के जो फ्लेवर्स है, जो ब्रांडेड मोमोज उनके फ्लेवर्स मिल पाना बहुत मुश्किल है. मैं फ्रेंचाइज भी नहीं स्टार्ट कर रहा, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खुद का मोमोज जो थोड़ा यूनिक हो टेस्ट में. लेकिन मुझे प्लान करना पड़ेगा कि भाई यहाँ की ऑडियंस कैसी है, कितना कैपिटल जाएगा, क्या लोग मेरे दुकान तक आएंगे, टेस्ट तक तो आएंगे ही होगा. लेकिन स्टिल ये भी मेरे प्लानिंग का एक पार्ट है कि भाई टेस्ट कैसा रखना है, चटपटा रखना है, स्पाइसी रखना है, क्या रखना है, तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होके मेरे यहाँ तक आएंगे. दैट्स कॉल्ड प्लानिंग. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्लानिंग. अच्छा, उसके बाद मेरा कैपिटल कितना लगने वाला है, मुझे कार्ट पे लगाना है बिजनेस या फिर मुझे प्रॉपर शॉप चाहिए, शॉप पर डिजाइन कैसे होने चाहिए, उस पर कितना कैपिटल लगने वाला है. अगर मैं कार्ट लगा दूँ तो कितना कैपिटल रहेगा. दोनों एंड में कैपिटल लग रहा है, लेकिन दोनों का बजट अलग हो जाएगा. उसके बाद कोई एम्प्लॉय लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है. तो ये सारी चीजें मेरे पूरे प्लानिंग का एक पार्ट है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर है. देखो पहला है प्लानिंग का डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल. देखो मेरा एक प्लानिंग है कि भाई मुझे एक मोमोज की गाड़ी लगानी है, लेकिन उस प्लानिंग में मैंने कैपिटल बजट देख लिया, मैंने लॉजिकल थिंकिंग देखी कि भाई मेरा बिजनेस कहाँ कहाँ तक सेट हो सकता है सब कुछ. लेकिन मेरा टारगेट क्या है, किसी मीडिया को नहीं, मुझे उस ब्रांड को उतना वैल्यूएबल बनाना है कि उसकी फ्रेंचाइजी दिखे. तो प्लानिंग ही मेरा मेन सोर्स है कि भाई मैं अगर फ्रेंचाइजी बिकने की बात करें तो मेरा टेस्ट, क्वालिटी, कैपिटल सब मेरे प्लानिंग पे डिपेंड करता है. यहाँ तक कह रहे हैं. तो पहला फीचर है हमारा हेल्थ इन डिसीजन मेकिंग. देखो प्लानिंग ही होता है जो पूरे डिसीजन मेकिंग का प्लान बनता है. अगर मैं प्लान कर रहा हूँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों एस्पेक्ट को मेरे दिमाग में होना चाहिए कि अरे टेस्ट अच्छा है, मेरे को ऑडियंस मिल जाएगी, लोकेलिटी थोड़ा मार खा रही है, ठीक है वो भी चला जाएगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को बैलेंस करते हुए ही प्लान करना है. सेकंड है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज. जैसे मैंने बोला ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए. ऐसा ना हो कि अगर मान लो कल के दिन में आपने एक टास्क दे दिया अपने दोस्तों को, बोल दिया कि भाई मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, सुबह आ जाना, पार्टी करेंगे. अब आपने बोला ही नहीं कि किसको क्या करना है, ठीक है, और बजट कम था. पता चला तो एक बंदे ने एक केक ले गया, दूसरे बंदे ने भी केक ले गया, तीसरे बंदे ने भी केक ले गया उसी बजट में से. दैट्स फॉर ओवरलैपिंग. आपने बांटा ही नहीं था ना किसको क्या काम है. अगर आप एक दोस्त को बोलोगे भाई तू केक लेके, एक दोस्त को बोलते स्नैक्स, एक दोस्त को बोलते कि तू वेन्यू डिसाइड कर, तो काम डिवाइड हो जाता. दैट्स कॉल्ड प्लान. लेकिन आपने यहाँ पे किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तीनों ने केक ले गया, तीनों ने अपना वेन्यू डिसाइड कर लिया, तीनों ने
लोगों को बुला लिया, दैट्स कॉल्ड ओवर प्लानिंग। प्लानिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि आप अदर फैक्टर्स को भी ध्यान रखोगे, अदर एक्टिविटीज को भी ध्यान रखोगे कि कहीं वो एक दूसरे से ओवरलैप ना होते हो। फिर आता है कैन हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट देखो, अगर मेरा प्लानिंग बहुत बेस्ट है तो मैं फ्रेंचाइजी तक पहुंच सकता हूँ। तो मेरा टारगेट क्लियर है कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी बेचनी है, तो उसके लिए मेरा टारगेट क्लियर है। फिर प्लानिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अपने माइलस्टोन की तरफ बढ़ता रहूंगा। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास कितनी चीजें हैं जिससे मेरे रिसोर्सेज पूरे यूटिल हो सकते हैं। मैं अदर फैक्टर्स के पीछे नहीं भाग रहा या फिर अदर चीजों पे नहीं भाग रहा। मेरे पास कोई एक शेफ है, वो चाइनीज बनाना जानता है, वो मोमो बनाना जानता है, वो वड़ा पाव बनाना जानता है, तो मेरा काम बच रहा है। कल के दिनों पे मेरा मोमोज की गाड़ी बहुत अच्छे से सेट हो गई। आई विल ट्राई टू चेंज मोमोज वड़ा पाव भी बेच सकते हैं, कॉन्सेप्ट अलग है। खाने वाले खा भी होते हैं, फूड ब्लॉगर होते हैं, वो खा सकते हैं। लेकिन मेरा एक बिजनेस सेट है, तभी मैं दूसरे पे जाऊंगा और मैं ट्राई करूंगा कि ये बंदा अगर मेरा क्या बोलते हैं मोमोज भी अच्छे से बेच पा रहा है और वड़ा पाव भी बेच सकता है, तो ही मैं सेकेंड स्टाफ के पीछे जाऊंगा। अगर वो कर रहा है प्रॉपरली तो मैं सेकेंड स्टाफ के पीछे नहीं आऊँ। अगर वो बोला कि नहीं सर मैं इस पर कंफर्टेबल हूँ, आप सेकंड हायर देखो, देन आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन। इफ अगर नहीं, then I will continue with this chef as for optimal utilization of resources। आपको एक ही रिसोर्स को कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है मिनिमाइज रिस्क। देखो प्लानिंग एक बड़ा फैक्टर होता है कि जो मेरे रिस्क को बनाता है। वैसे मिनिमाइज करते अगर मैंने प्लान किया है और कोई मेरे एरिया का ऐसा कोई शॉपकीपर है जो फूड स्नैक्स कॉर्नर्स में है, एंड उससे मैंने बात की कि भाई देख मेरा ये प्लान है, और वो मुझसे पहले से बिजनेस कर रहा है और मैंने उसको एक प्लान ऐसे इनडायरेक्टली बता दिया कि ऐसा मेरा प्लान चलता है, तो ही एंड शी विल लाइक देख इस एरिया में मैं तेरे से पहले गाड़ी लगाता हूँ, तो तू पूरा हट के सोच कि यहाँ पे लोगों को क्वालिटी फूड मिलनी चाहिए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो देखो इतनी जो मैंने प्लानिंग की वो कहीं ना कहीं मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। देखो अगर मैं इन्वेस्ट करता बिना पूछे तो मेरा लॉस बहुत बड़ा होता। तो मैंने पूछ लिया, प्लानिंग कर लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क कम है कि भाई लोगों ने चेतावनी दी है कि भाई ये बिजनेस आपके लिए सुटेबल नहीं मतलब है, बट आपको जो रिटर्न चाहिए बिजनेस से या जो आपका टारगेट है वो फुलफिल नहीं होता। दैट्स कॉल्ड मिनिमाइज द रिस्क। फिर आता है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। देखो आपने सोच के रखा कि मुझे फ्रेंचाइजी बेचनी है, तो प्लानिंग ही वो है। देखो डेली अगर आप इतना कमाओगे तब जाके आप फ्रेंचाइजी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उतना कमाओगे नहीं तो फ्रेंचाइजी तक पहुंच सकते हो क्या? करने पॉसिबल नहीं। तो जो ओनर होता है उसको भी या फिर जो बोल सकते मैनेजर होता है उसको भी प्लान ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि अगर मैं ये स्टेप उठाता हूँ इससे मुझे ये फर्क पड़ेगा, ये स्टेप उठाता इसका मुझे ड्रॉबैक भी मिल सकता है। फिर आता है यूजफुल सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में कि हम कंट्रोल कर पाएंगे कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ों को जैसे जैसे हमारे ऑयल्स हो गए, जैसे नॉर्मल में ऑयल लगता है, स्टीम लगता है, गैस लगता है ना, ये बोल सकते हो कि वो डब्बा जो स्टीम करने वाले के लिए रहता है वो गर्म ही रहता है, तो गैस थोड़ा मीडियम फ्लेम पे चला सकते हैं या फिर स्लो फ्लेम पे भी चला सकते हैं। फिर डब्बा ऑलरेडी हीटेड है, टंक होगा अपने आप वो कुछ हो जाएगा। तेल गर्म है, बंद कर लो फिर भी अपने आप को फ्राई हो जाएगा। दैट्स फॉर कंट्रोलिंग। आप कितने अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो ये भी मैनेजर को सोचना है। अगर नहीं देन गो विद द फ्लो, जैसे नॉर्मल दुकानदार चलते होते। लेकिन आपका इनिशियल बिजनेस आप मैक्सिमम ट्राई करोगे कि भाई मेरा पैसा किधर किधर बचा सकता हूँ मैं, क्लियर है? फिर to facilitate other management functions, जैसे मैंने बोला कि स्टाफिंग कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर ये अदर फैक्टर उसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। एंड देन प्लान करना है कि कभी ना कभी आपको फ्यूचर में इन चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर आता है इनकरेज इनोवेटिव आइडियाज। देखो आप 10 लोग से मिलोगे, 10 लोग को अगर एक प्लान बताओ, 10 लोग 10 आइडिया आएंगे, तो आप जो प्लान कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एडिशनल चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखो लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है। तो ये कहते हैं आप ये करते हो तो इनोवेटिव आइडिया है। अब जैसे मैं बात करूँ हमारे खाने में एक चाय सुट्टा बार है, इट्स नॉट लाइक दैट्स वे, बट एक
मिनी टी स्टॉल है तलावपाली के सामने। अगर आप उस कॉन्सेप्ट देखें, आप वहाँ पे जाके चाइनीज सब चाइनीज करनी है, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा सब ऑर्डर कर सकते हैं। चाय आपको एक ऑथेंटिक कप दैट इज फॉर कुल्हड़ में मिलता है, लेकिन आपको वो जाने नहीं देता है। यानी मतलब बिल पे कर लो तो भी जाने नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टिकी नोट्स। पूरे वॉल के ऊपर उन्होंने स्टिकर हो सके, आपको क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा वो आप टाइम टू टाइम ब्रीफ देते हो उनको। ब्रीफ देते हो उन्हें, अगर आपने छोटा सा शॉर्टकट लिख दिया कि यार क्या बोला, आप नॉर्मल चीज से मोज़रेला चीज इसको दैट्स फाइट फॉर यू। कुल्हड़ चाय जो आप कब बेच रहे हो, शायद उसको थोड़ा वॉश करके बेचो तो उसका टेस्ट और थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। दैट्स व्हाट स्टिकी नोट्स, अगर आपने उसको लगाया और वो लोग पढ़ते हैं दिन के बाद ना लोग पढ़ते हैं, देन उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज नॉट इनोवेटिव आइडिया। बहुत रेयरली रेस्टोरेंट्स में आपने ये सब देखा रहेगा आइडियाज होते हैं। तो तुरंत यही सब प्लान भी है कि भाई अगर मैं ये सब चीजें करूँ तो शायद उसका इम्पैक्ट कुछ अलग आएगा। फिर आता है रिजल्ट इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। जैसे जैसे हमारा प्लान चल रहा है, देखो एक होता है बिजनेस में एक रूल होती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपने प्लान करना, आपका एक अल्टरनेटिव होना चाहिए कि प्लान चल रहा है उसको भी आप प्लान करो तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े लगेंगे बट स्टिल आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। दैट्स फॉर रिजल्ट्स इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, टेस्ट बदल सकते हैं, देखो मोमोज की गाड़ी है, टेस्ट बदल सकता है, ऑडियंस बदल सकते हैं, आप क्या यूनिक फ्लेवर और ऐड कर सकते हो इससे ऑडियंस भी कैच आउट रहे। याद है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि हम ग्रुप ऑफ पीपल को साथ में लेके आते हैं, साथ में लाने के बाद उनको एक टारगेट देते हैं ताकि वो सबका कॉमन पर्पस होता है। जैसे organizing is a process of identifying, bringing the required resources together, grouping and arranging them properly for achieving the objective। अब मैंने देखो मेरे पास एक शेफ है, मैं हूँ, मेरे जो फूड मटेरियल है वो तो है, लेकिन उनको फिर मैंने एक साथ लेके आया। मेरा टारगेट क्या है कि सर फ्रेंचाइजी बेचना है, तो मुझे एक शेफ की रिक्वायरमेंट है। मैं बैठा हूँ, मुझे आइडियाज पता है, अच्छा मुझे क्या बोल सकते हैं चीज़ें रिक्वायर्ड है बिजनेस करने के लिए, वो सारी चीज़ें मेरे पास है। बस मुझे तो इतना है कि वो सब एक जगह पे लाके रखना है। बंदा आएगा, शेफ आएगा, वो अपने घर में कटिंग करेगा, बेचेगा, सब कुछ बनाएगा, मैं पैसा गिनूंगा, वो बेचेगा। एंड देखो दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस ये है कि उसको सैलरी मिलेगी एंड मेरा माइंडसेट है कि मुझे वो फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस बनाना है। दैट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग। देखो डेफिनेशन है मूने एंड रेले का, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। आदमी साथ में क्यों आता है, इसीलिए बिजनेस में। देखो बिजनेस में आया, मैं उसको पगार दूंगा, वो मुझे अपने स्किल्स के द्वारा मुझे कंज्यूमर अट्रैक्ट करके देगा। कल के दिनों पे अगर वो चला गया तो क्या वो स्किल्स का क्या बोल सकते हैं, वो ऑडियंस वापस आएगी नहीं, कंज्यूमर आएगी नहीं आएगी, सब क्योंकि टेस्ट चला गया। जो टेस्ट था वो उसको ही पता था कि क्या चला है। इसलिए शेफ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और वो टेस्ट जो उसने दिया क्या मैं दे पाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो तब नहीं बनेगा। इसलिए आपको एक ऑर्गेनाइज करके रखना है, फिर ना भी कुछ को आप साथ में रहोगे, एक दूसरे के कॉमन पर्पज को डील करोगे। ज्यादा क्लियर है? चलो पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन इज फैसिलिटेटेड। देखो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका काम, ऑपरेशन होता है काम करना। अगर मेरा मोमोज का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है गल्ला, पैसा काम करना, सॉफ्ट ले जाना, ये सब। ऑपरेशन शेफ का काम है, कि शेफ मुझे कटिंग करके देगा, बनाएगा मेरे बिहाफ पर, बनाएगा एंड सेल करेगा। ठीक है, कभी कभी मैं अगर नहीं हूँ अवेलेबल तो गल्ला भी संभाल रहा है, वो सेल भी कर रहा है, तो दोनों का एक इक्वल बैलेंस होना जरूरी। वो कभी काल के केस में होगा, लेकिन हर बार पॉसिबल है क्या, लेकिन स्टिल यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग। तो सेकंड आता है ब्रेक स्पेशलाइजेशन। देखो अब धीरे धीरे आपका मोमो की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, अब आप उसमें यूनिक चीज लाने की ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि अब आपने उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, कुछ चाइनीज वड़ा पाव भी हो सकता है। देखो अगर मेरे को कोई बंदा मिले कि भाई देख तुम मोमोज बेच रहे लेकिन तेरा मोमो बहुत मस्त दिखता है, मैं चाइनीज का बहुत मास्टर हूँ, मैं चाइनीज जो नॉर्मल फूड है वो तो बना ही सकता हूँ, लेकिन मैं चाइनीज को वड़ा पाव का फ्लेवर भी दे सकता हूँ। ठीक है, ट्राई कर। तो मेरी मोमोज की गाड़ी एज इट इज चल रही है,
मैंने एक और उसके अंदर एडिशन चीज की, दैट इज वड़ा पाव विद चाइनीज फ्लेवर, दैट्स यूनिक कॉन्सेप्ट, बट स्टिल स्पेशलाइजेशन इन द फूड इंडस्ट्री कि भाई मेरे को स्पेशलाइज कर दिया। अब देखो, एक बंदा मेरा जो शेफ है वो पूरे मोमोज पे बैठा हुआ है, दूसरा बंदा मेरा वड़ा पाव चाइनीज पे बैठा हुआ है, तो दो एक ही कार्ट के अंदर दो स्पेशलाइजेशन कैटेगरीज चल रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, खरीद रहे हैं, एंड मेरा बिजनेस सही से चल रहा है। थर्ड, वेरीफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गल्ला संभालने का डिपार्टमेंट मेरा है, सेल करने का बनाने का डिपार्टमेंट मेरे शेफ लोगों का है। दैट्स वाई देखो क्या बोलते हैं, मोमोज वाला चाइनीज में हिस्सा नहीं ले सकता, चाइनीज वाला मोमोज में हिस्सा, मैंने दोनों को अपना अपना एक ड्यूटी पार्ट देके रखा है। ज्यादा क्लियर है? डिफेंस द जॉब्स रेगुलर। डिफेंस द जॉब रेगुलरली का मतलब होता है, देखो मेरे पास दो शेफ, दो लोगों में बोला कि एक मोमोज बनाएगा एक चाइनीज बनाएगा, ठीक है, चाइनीज वाला मोमोज में आएगा, मोमोज वाला चाइनीज में, क्योंकि दोनों का जॉब मैंने क्लैरिफाई किया कि भाई तुम दोनों का स्किल्स बहुत अलग अलग है, तो तुम लोग अपने अपने सेक्टर्स में भी ध्यान रखोगे, इससे ये होगा कि तुम्हारी एफिशिएंसी कहीं भी लैग नहीं करेगी, एंड मेरा सेल्स डे बाय डे इंक्रीज होते जाएगा। क्या तो क्लियर है? फिर आता है एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है आपके स्टाफ में, आपके स्टाफ में, आपका खुद का स्टाफ के साथ में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन होना क्यों जरूरी है? कल के दिनों में मान लो आप दूर हो, दुकान तक नहीं पहुंच सकते और दुकान खोलने का टाइम है, तो सबके पास एक स्पेयर ऑफ की है, दोनों जाके दुकान खोल सकते, कोई भी एक चला जाए दुकान जल्दी खोल सकता है। लेकिन अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो बोलेगा कि मालिक फोन करेगा तब चालू करेंगे, वो बोलेगा, मालिक बोलेगा कि मैं वर्कर को फोन करना भूल गया, तो दुकान आज के दिन बंद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कोऑर्डिनेशन करके दुकान स्टार्ट रखना पड़ेगा। तो हमारा कोऑर्डिनेशन अगर होगा, हम कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे में, तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते। अगला है फैसिलिटेट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या? देखो, आप जब किसी को जॉब पे रखते हो, क्या प्रॉपर जॉब कर पा रहा है? ये देखो, आपका टाइम है पूरा, आपका मनी यूज है, तो इससे अच्छा है कि सही जॉब को सही इंसान होना चाहिए। इसकी वजह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो अगर दो शेफ है मेरे, मोमोज डिपार्टमेंट चाइनीज डिपार्टमेंट, तो अगर वो लोग अपना काम बरोबर कर रहे हैं, तो मेरा अगर मैं गल्ले पे नहीं भी बैठी होती है कि बस मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं, देखिए मेरा काम स्मूथली चल रहा है। लेकिन अगर कुछ हुआ, इशू हुआ कि भाई किसी एक पोर्शन में जरा सा भी इशू हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरा फंडिंग वाला जो पोर्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, वो कहीं ना कहीं लैक होना धीरे धीरे चालू होगा। तो अगला है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन इज अचीव। देखो, मेरा ग्रोथ कैसे होगा? मैं जब तक स्पेशलाइजेशन या डाइवर्सिफाई नहीं करूँ अपने अपने पार्ट्स के अंदर, अपने ही बिजनेस में, तो क्या वो ग्रोथ हो सकता है? नहीं हो सकता। और दोनों अब देखो, पहले मैंने स्टार्ट किया था मोमो से, तो मुझे एक बंदा मिला कि भाई नहीं, आप उन चाइनीज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस आने के बाद ऐसा होगा कि आज नहीं तो कल वो पिक पकड़ेगा। मेरा मोमो आज के टाइम तो 10 प्लेट बिक रहा है और मेरा चाइनीज 15 मिनट का, ठीक है, मैं मोमो को छोड़ दूँ एक्स्ट्रा के चक्कर में नहीं, तो मैं दोनों को साथ में ग्रो करना चाहूंगा, तो कभी ना कभी तो पिक पकड़ेगा कि भाई मोमोज यहाँ के लिए, तो ग्रोथ जरूरी है, और उसके लिए डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर एक ही शेफ दोनों बनाए तो टेस्ट होगा क्या? प्रॉपरली मैनेजेबल है क्या? नहीं। तो दोनों के मैंने अलग अलग शेफ रखा, दोनों की स्किल्स अलग अलग है, दोनों का टेक्निक्स अलग अलग है, मेरा जो अचीवमेंट टारगेट है वो जल्दी अकॉम्प्लिश हो सकता है। रहता है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑब्वियस बात है भाई, देखो मैं एक और शेफ को ला के नहीं रखूंगा, मेरे ये दो शेफ से मेरा काम चल रहा है, दैट्स वेल एंड फाइन, मेरा अकेले का बेस, तो मेरा रिसोर्सेस कम यूज हो रहा है, मेरा फंडिंग कम बाहर जा रहा है, और मेरा काम बन रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेस को ऐड ऑन करने नहीं जाऊंगा। फिर आता है स्कोप फॉर इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या कर सकते? तो इतना अच्छा कार्ट है आपकी, आप दुकान नहीं रखोगे, तो दुकान के आइडिया कैसे होंगे कि भाई टेबल चेयर को कॉमन, लेकिन रखना कैसे है? कुछ लोगो वगैरह बनाना है क्या? टाइल्स क्या फॉर्मेट की होनी चाहिए, और फिर कप साइज क्या होनी चाहिए, कप का डिजाइन क्या होना चाहिए। कभी कभी होता है मान, जब आपको गूगल में आपको एक ऐसे ऐसे आइडिया देते हैं जो आपको एक आपका लोग भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो लोग उस फील्ड में बहुत टाइम से हैं।
बहुत सारी दुकानों में काम किया और उनको बहुत आइडिया क्लैरिटी रहती है कि कैसे हो सकता है। दैट्स कॉल्ड इनोवेशन आइडिया। फिर है क्रिएट सेंस सिक्योरिटी ऑब्वियस है। कई भी जगह पे आप सही जगह पे काम कर रहे हो, आप अपना काम प्रॉपर करके दे रहे हो, तो आपको एक लगता है कि भाई मेरा जॉब सिक्योर कहीं ना कहीं है। लेकिन पर आप कहीं पर लैक कर रहे हो, कहीं पर कुछ इश्यू हुआ, तो उसका इनडायरेक्टली बर्डन आपके जॉब्स पे आएगा। सो अपने वो जो काम को एकदम सीरियसली लेके करो। तो दैट्स ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन वे। रीडिंग वे इज लाइक कि भाई अगर मैंने तुमको बोला कि तुम चाइनीज बनाओ तो मुंह बनाओ, तो उनको भी मेंटेलिटी क्लैरिटी कि भाई मेरे को इतना ही बनाना है, मेरा इतने ही जॉब रोल्स है, और मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतने आवर्स है, मुझे इतना पगार मिला, तो मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर हूँ। ज़्यादा क्लियर है। चलो।